Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Very good morning. Very good morning. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. राधे राधे। आ जाओ शुरू करते हैं। वेक्टर कल एक क्लास तो हमारी हो चुकी, एक बेसिक कंसेप्चुअल क्लास तो हो चुकी कि एक्चुअली वेक्टर होते क्या है, वेक्टरों का महत्व क्या है। सीधा सीधा सा एक फंडा था कि हम बाकी सब चीजों को नंबर पे डाल रहे हैं, है ना, बिंदु को नंबर पे डाल रहे हैं, हम दिशा को भी नंबर पे डालना चाहते हैं कि दिशा जो है वो नंबर पे डल जाए। एक बार दिशा नंबर पे डल गई, वो नंबर बन गई, तो फिर उस नंबर को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे गुणा करना है, कैसे भाग करना है, या उस नंबर से हम क्या क्या फायदे उठा सकते हैं, फिर उसका दूसरा विज्ञान शुरू हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एनालिसिस, है ना। वर्ड बहुत प्यारे सुंदर सुंदर नाम होते हैं गणित के अंदर। पहला वर्ड तो होता है कि वो चीज क्या है, वो आइडिया क्या है, जैसे वेक्टर खुद क्या है। अब आपने आइडिया समझ लिया कि आइडिया सीधा सीधा ये है कि भाई आपने चीजों को उठाया और आपने उसको चेंज कर लिया नंबर में, आपने उसको नंबर बना दिया। दिशा अब आपके एक नंबर बन गई, दिशा आपकी एक नंबर बन गई, यानी हर दिशा के लिए अब आपके पास नंबर है। जैसे कार्तीय तंत्र होता है, कार्तीय तंत्र में हर बिंदु एक नंबर होता है ना। 2,3 5,7, मतलब 2 नंबर या 3 नंबर, वो बात एक है। एक नंबर बना लिया आपने, बिंदु को एक नंबर बना दिया, ठीक है ना। कार्तीय तंत्र यही करता है, कार्तीय तंत्र यही करता है, आपके बिंदु को नंबरिंग दे देता है, और नंबर में परफेक्शन भी है। नंबर में परफेक्शन एग्जैक्टली आप बता सकते हैं। अगर आप बोलेंगे पी बिंदु, तो कोई नहीं बता सकता वो कहाँ है। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं 2,3, तो आप ये बता सकते हैं कि वो कहाँ है। 2,3 है तो आप बता सकते हैं कि वो कहाँ है ना। कमाल देगा। एक नंबर में बदलने के बाद में, जैसे मैंने कल समझाया था कि नंबर में बदलने के बाद में नंबरों की जो सार्थकता है वो इम्प्लीमेंट हो जाती है ना। एक राइटर है रसेल के नाम से, उन्होंने मैथमेटिकल फिलोसॉफी करके एक बुक लिखी है, बहुत सुंदर बुक लिखी है, मैथमेटिकल फिलोसॉफी। उसमें उन्होंने एक बात कही है और बहुत सुंदर बात कही कि देखिए, जैसे आपकी वर्णमाला होती है, जिस भी भाषा से आप संबंध रखते हैं उसकी एक वर्णमाला होती है। जैसे हमारी हिंदी की होगी कै ख गै डै, एक, है ना, उसकी एक लिपि होती है जिसमें हम कै को बनाते हैं, ये कै, ये ख, ये गै, फिर इनसे अक्षर बनते हैं, है ना। अक्षरों से फिर शब्द बनते हैं, शब्दों से फिर वाक्य बनते हैं, और शब्द वाक्य, इसके लिए ग्रामर काम आती है। जो व्याकरण होती है उस भाषा की, वो व्याकरण उसको जोड़ती है, इस तरीके से वो एक भाषा तैयार होती है। एग्जैक्टली गणित भी वैसी है, गणित भी वैसी है। गणित के पास भी उसके वर्णमाला है, 1 2 3 4 5 6 7, ये इसकी वर्णमाला है, ये इसकी वर्णमाला है। इसके अंदर भी संख्याएं बनती है, 1+1, 12 11 15 18 17, फिर ये संख्याएं आपस में एक नियमानुसार हल होती है। जैसे वाक्य बनते हैं वैसे ही 1+2 3 हो गया, 4+5 9 हो गया। इस तरीके से ये नंबर जुड़ते हैं, घटते हैं, एक अर्थपूर्ण चीजें बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x+5 = 8, तो ये अपने आप में गणितीय वाक्य बन गया, गणित की भाषा का वाक्य बन गया। तो गणित भी एग्जैक्टली बाकी भाषाओं की तरह ही है। जैसे आज हिंदी का हूं, तो मैं जब इंग्लिश की भाषा को देखूंगा तो थोड़ा परेशान हो जाऊंगा, यार ABCD, लेकिन घबराने की बात नहीं है। चाहे वो ABCD यूज कर रहे हो, हम क्या क्या गड़ा यूज कर रहे हो, एक्चुअली हम इक्विवेलेंट है। वो ABCD से वही काम कर रहे हैं जो आप क्या क्या गड़ा से कर रहे हैं। और संस्कृत में किसी और का होगा, किसी और भाषा में, अगर हम बंगाली में जाएं, तमिल में जाएं, तेलुगु में जाएं, कन्नड़ में जाएं, तो वहां अलग भाषाओं के अलग वर्णमाला है, अलग वर्णमाला, अलग नियम है, अलग नियम से अलग वाक्य तरीके तैयार होंगे। लेकिन है तो इक्विवेलेंट ही ना, सबके सारे सिस्टम इक्विवेलेंट है। अब इसमें एक चीज और सुंदर आती है, कई आप चीजें हम देखेंगे कि भाषाएं तो बन गई, लेकिन कई भाषाएं ज्यादा इफेक्टिव है, कई भाषाएं कम इफेक्टिव है। ये तो हमने देखा ही है, कुछ भाषाएं इफेक्टिव होती है, कुछ कम इफेक्टिव होती है। गणित जो है वो सबसे मोस्ट इफेक्टिव लैंग्वेज है। इसका बड़ा कारण क्या है, वो बहुत सख्त नियमों पे बनाई गई है, वो बड़े ही सख्त नियमों पे बनाई गई है। समझ रहे बातों को, वो बड़े सख्त नियमों पे, कठोर नियमों पे बनाए। आप गणित में ये नहीं लिख सकते कभी कभी, हिंदी में आप लिख सकते हैं,
शायद, कभी-कभी, यदा-कदा। लेकिन क्या ये चीज़ आप गणित में यूज़ कर सकते हैं? गणित में आपको स्टेटमेंट लिख सकते हैं 2x + y = 5 कभी-कभी, या जब मन करेगा तब। होता है? नहीं। तो गणित जो भाषा है उसको बहुत परिशुद्ध तरीके से बनाया गया है। इसलिए इसलिए आपको बाकी भाषाओं को गणित में उतारना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपकी भाषा में त्रुटियाँ हैं, संभावनाएँ हैं, आशंकाएँ हैं। ये आपने अपनी भाषा, क्योंकि ये भाषा बनाते टाइम ही ऐड होते हैं। उस समय आपने ऐड कर लिए, इसलिए आपकी भाषा में कोई आदमी कुछ भी बोले, आप श्योर नहीं हो पाते। आज हमारे कोई बोलते कि मैं मेरा काम कर दूँगा, फिर भी हम श्योर नहीं हो रहे। अगर ये बात गणित में बोल देता होता, तो पक्की बात है, कन्फर्म है कि अगर बोल दिया मतलब करेगा। अगर यही बात गणित में बोली होती तो कोई डाउट नहीं होता। आपको हिंदी में डाउट क्यों लगता है? क्योंकि हमें पता है हमारी जो भाषा हिंदी है, उसमें हमने जगह खाली छोड़ रखी है डाउट के लिए। कोई कुछ भी बोले उसके बावजूद भी डाउट होता है। कोई कुछ भी बोले उसके बावजूद भी डाउट क्रिएट हो सकता है। क्योंकि उन सभी भाषाओं में, ये कोई एक भाषा हिंदी की बात नहीं है, बाकी हर भाषाओं में अगर आप जाएँगे, सब में, इंग्लिश में, संस्कृत में, किसी में चले जाइए, वहाँ संभावनाएँ खुली छोड़ रखी है, लेकिन गणित ने ये नहीं छोड़ा। तो इसलिए अब जो बाकी भाषाएँ हैं, उनको शिफ्ट होना पड़ता है अपने आप को, जैसे गंगा नहाना पड़ता है ना, अपने पाप धोने के लिए, अपने को साफ-सुथरा करने के लिए, बस वही है। सबको छलांग लगानी पड़ती है गणित में, ताकि वो शुद्ध रूप बन सके, वो शुद्ध रूप बन सके। और ये चीज़ जब मैंने पढ़ी तो मैं मतलब एकदम स्तब्ध हो गया। मैंने यार क्या मतलब बंदे ने कितना गज़ब तरीके से सोचा है। यार ये तो मेरे सामने थी। मैं इतने सालों से गणित पढ़ा रहा हूँ, इतने सालों से गणित के बारे में बता रहा हूँ। इस तरीके से मैंने कभी सोचा ही नहीं कि गणित इस तरीके से है। मैंने कभी भी जब वो किताब पढ़ी तो पहली बार मुझे यही तो होता है ना, कमाल, जीनियस जो लिखते हैं, वो सब कुछ आपके सामने ही हो रहा होता है, लेकिन आप देख नहीं पाते क्योंकि आपके पास वो विज़न नहीं होता, वो समझ नहीं होती। जब वो मैंने वो पहली बार पढ़ा, वो पैराग्राफ पढ़ा, मैं स्तब्ध रह गया। मैं यार सही तो कहा इसने। यही तो करते आ रहे हैं हम रोज। रोज क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। हिंदी वाला हिंदी पढ़ाता है, इंग्लिश वाला इंग्लिश पढ़ाता है, मैथ्स वाला मैथ्स पढ़ाता है। एज़ अ लैंग्वेज ही तो पढ़ा रहे हैं हम। इसके नियम ही तो समझा रहे हैं आपको। यही तो पढ़ा रहे हैं। 1 2 3 पढ़ाते हैं। फिर कैसे इनको 12 कैसे बनता है, 15 कैसे बनता है, 18 कैसे बनता है, ये पढ़ाते हैं। फिर जुड़ते कैसे, घटते कैसे, ये इसका अपना पूरा व्याकरण है। सेम है ये चीज़। और फिर गणित इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो गई? जबकि हिंदी है, आप बोल सकते हो। फिर आपको गणित की क्यों ज़रूरत पड़ गई? क्योंकि गणित शुद्धतम रूप है भाषाओं का, तो ये बेस्ट है, तो उठा के भाषा में उठा दो। ये था कमाल की बात। तो ये बड़ा सुंदर चीज़ है ना? तो यही वेक्टर के बारे में समझा रहा था कि वेक्टर में 2 पार्ट है। पहला पार्ट है कि वेक्टर क्या है? नंबर 1, वेक्टर एक दिशा है। दिशा का गणितीय रूप है, दिशा का। जब मैं यूँ बोल रहा हूँ, अभी ये गणित नहीं है, अभी ये सिर्फ़ मेरा हाथ है और ये लाइन है। लेकिन इस हाथ को गणित में लिखूँगा, जैसे आपके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन बह रहा है ना? उसका एक नंबर है 11, 12, आपका जो भी ब्लड है, उस ब्लड का एक नंबर होगा 11 या 12 या 13 या 14, जो आप चेक करवा के पता करते हैं। मतलब सीधा ब्लड क्यों यूज़ नहीं कर लेते? नहीं, सीधा ब्लड काम नहीं आता, वो नंबर काम आता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाओ, एक चीज़ समझें, अगर आप डॉक्टर के पास जाओ, रिपोर्ट नहीं लेके जाओ, सीधा एक खून काट के ऐसे ले जाओ, ये लो डॉक्टर साहब, ये रहा मेरा खून, बताओ क्या बीमारी है? क्या डॉक्टर बता पाएगा? क्या डॉक्टर बता पाएगा? सोचो, कल्पना करो, अब अपना खून काटा, छोटी-सी बोतल में भरा और डॉक्टर साहब को दे दिया, लो डॉक्टर साहब बताओ क्या टेस्ट करना है? यहीं से बता दो क्या बीमारी है? ये रहा खून। डॉक्टर बता पाएगा? नहीं, क्यों नहीं बता पाएगा डॉक्टर? डॉक्टर ने खून पढ़ना नहीं सीखा, खून के जो नंबर्स हैं, वो पढ़ना सीखा है। हमने डॉक्टर्स को खून के लिए प्रिपेयर नहीं किया है, हमने डॉक्टर्स को खून के जो नंबर्स हैं, उनके लिए पढ़ाया है। तो वो नंबर्स को पढ़ के आप खून मत ले जाओ, आप रिपोर्ट ले जाओ, वो रिपोर्ट से पढ़ देगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। समझ रहे कहानी को? कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो ये फिलोसोफर ऐसे नहीं होते, बहुत गहरे सोचते हैं। गज़ब चीज़ें इन लोगों ने बनाई है। भई खून से नंबर निकालेगा, यही तो करेगा। फिर नंबर डॉक्टर को समझ में आएँगे, खून नहीं समझ में आ रहा। उस खून में नंबर हैं, लेकिन वो खून समझ में नहीं आ रहा। खून को जब नंबर में बदलाओगे और वो नंबर वाला कागज़ लेके जाओगे, तो समझ में आएगा। ऐसे ही आप होशियार है, कमज़ोर है, हमें नहीं समझ में आते। कब समझ में आते हैं? जब वो नंबर बन जाते हैं। जब आप कहते हो, "ये रे पापा, इतने नंबर आए हैं।" तब हमें समझ में मेरो छोरो अत्तो होशियार है, मेरो छोरो अत्तो कमज़ोर है, मेरो छोरो अइयाँ को है। समझ रहे हो? कब समझ में आओ? जब थे पे नंबर बना दो। जब तक नंबर नहीं लाओगे, किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि आप होशियार हो, आप कमज़ोर हो, आप बढ़िया हो,
आप कुछ भी हो, नहीं आएगा। तो सोच के बानी बात है कि हमें गणित की कितनी जरूरत है, कितनी ज्यादा जरूरत है हमें गणित की। हमारा डे बाय डे कितने बुरी तरीके से हमने मैथमेटिक्स के आसपास बुन लिया है कि अब ये इससे अलग होया ही नहीं जा सकता, इससे अलग होना संभव ही नहीं है। तो यहां ही का पार्ट आता है वेक्टर और वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर का मतलब हुआ कि आपने दिशाओं को नंबर में बदल लिया, नंबर बन गए। हर दिशा का एक नंबर होगा, मतलब जैसे हर व्यक्ति का एक आधार कार्ड होगा, वैसे हर दिशा का एक नंबर होगा। हर दिशा के नंबर होंगे और 3 नंबर होंगे। हर दिशा के 3 नंबर, अगर त्रिविमीय है तो 3 होंगे, द्विविमीय है तो 2 नंबर होंगे। द्विविमीय है तो 2 नंबर होंगे, त्रिविमीय है तो 3 नंबर होंगे। हर दिशा के नंबर्स होंगे, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 3 नंबर होंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आता है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब था विश्लेषण। अब इन 3 नंबरों को आप क्या क्या कर सकते हैं, इन 3 नंबरों से आप क्या क्या बना सकते हैं। अगला अगला होता है कि ये 3 नंबर, अब नंबर तो मिल गए, अब नंबरों का फायदा भी तो लो। नंबर तो मिल गए, नंबरों का फायदा भी तो लो। जैसे पता चल गया हीमोग्लोबिन 14 है, अब कोई नतीजा तो निकालो कि 14 का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होगा 14 का। तो आगे आता है एनालिसिस। उस नंबर को एनालाइज करना, उसको उपयोग करना, उसको अपने हिसाब से यूज करना सीखना, वो होता है वेक्टर एनालिसिस। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो है वेक्टर एनालिसिस। आगे पढ़ेंगे वेक्टर कैलकुलस, कि वेक्टर को अवकलन और समाकलन में कैसे ले जाए। ये जो नंबर मिला है आपको, इस नंबर को अवकलन और समाकलन में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वो बनेगा वेक्टर कैलकुलस, जो आप पढ़ेंगे कॉलेज में। अब बात समझ में आ गई। अरे आई जे के पढ़ ली, चिंता ना करो, यहाँ जी ना उठाओ थे सर, यहाँ दिमाग में वो आई जे कद का सी आज असी आज असी पहले वो जो सार है ना वो पढ़ लियो। वो कठी को मिले जो मैं थाना बता रही हूँ, जी की चीज मैं थाना बता रही हूँ, और दुनिया में कठी को मिले थाने अब तो ही बता सी वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहा, कौन वेक्टर हुआ कौन वेक्टर एनालिसिस हुआ, कोई को नहीं बतावे। आप बता रहे हो थे धापेड़ा धापेड़ा ना रहे हो। आज चीज बहुत काम की है, माने कोई कौन पढ़ाया, माने डी अपॉन डी एक्स बतायो, अब कोई कौन बताया कि डी अपॉन डी एक्स हुआ की है, क्या लेना बनाए हुए के काम को है। बस सारा ऊपर ऊपर ही पढ़ाता रहा, और ये दुनिया जिंदगी काट दी हमारी बिना मतलब में। इन खर्च गरियां खाली, काम को नहीं आई, है ना। तो ये बहुत जरूरी है, वरना राह पलाप पा रहा होगा। वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे हैं, वेक्टर ढाई को नहीं वेक्टर एनालिसिस हुआ कि के काम कर रहे हो, कौन है वेक्टर एनालिसिस, ओ बेरो को नहीं वेक्टर एनालिसिस पूछ ही तो अपन हिंदी में नाम बता दे। सदिश विश्लेषण, क्या पढ़ रहे हो, वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस मतलब सदिश विश्लेषण, क्या होता है सदिश विश्लेषण, ओ बेरो को नहीं खाली सदिश पढ़ा में। तो क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, विश्लेषण का अर्थ क्या है, ये सब चीजें अब इसमें आएंगी। ठीक है, आ जाओ फाइनली एक हिस्सा हमारा पूरा हो गया। आते हैं अगले अगले हिस्से में, एक एक हिस्से पे बात करते हैं। सदिश राशियां, ठीक है। सदिश राशियां ये क्या है, क्यों है, कैसी है। कुछ चीजें ऐसी होती है हमारे, कुछ हमारी चीजें ऐसी होती है, हमारे आसपास की चीजें अगर हम देखें तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें दिशा का महत्व है, जिनमें दिशा का महत्व है। जैसे मैंने भी समझा था कि बॉल फेंकनी है आपको, तो उसमें दिशा का महत्व है। आप शूटिंग कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं, निशाना लगा रहे हैं, तो दिशा की जरूरत है। बॉल फेंक रहे हैं, दिशा की जरूरत है। किसी टेबल को खिसकाना है तो दिशा की जरूरत है कि किधर खिसकाना है। ये सिर्फ इतना पर्याप्त नहीं है कि टेबल खिसकानी है, अगला क्वेश्चन ये भी होगा कि किधर खिसकानी है। टेबल को अगर सरकाना है तो किधर सरकाना है, कार अगर चलानी है तो किस तरफ चलानी है। ये किस तरफ चलानी है इसका भी बड़ा महत्व है। कई चीजों में इसका कोई महत्व नहीं है, कई चीजों में कोई महत्व नहीं। जैसे समय, अगर मैं पूछूं अभी कितने बज रहे हैं, तो कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा कि घड़ी उत्तर में लगी हुई है या दक्षिण में या छत पे या नीचे या फर्श पे, घड़ी कहाँ रखी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 बज रहे हैं मतलब 10 बज रहे हैं, समझ गए, इसमें कोई दिशा का लेना देना नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी है जिसमें दिशा का कोई लेना देना नहीं है, कुछ चीजें ऐसी है जो बिना दिशा बताए अर्थहीन है, जिनमें अगर आप दिशा को इन्वॉल्व नहीं करोगे, सिर्फ परिमाण की बात करोगे, परिमाण मतलब उसकी मात्रा की, मतलब मुझे खाली बॉल फेंकनी है, कितना जोर लगाना है, बस उसी को मैं अगर कंसीडर करूंगा तो मैं बॉल नहीं फेंक सकता। क्योंकि बॉल फेंकने से पहले आपको साधना होता है, आलू ओ फेंक्यो, है ना। भाटा मारे डागे बचपन में थारा, बचपन में भाटा मारे डागे, बड़े भाग्यशाली बच्चे हैं जिनके भविष्य, जिनके बचपन में ऐसी चीजें आती थी, भाटा फेंकना, है ना। अगर ये वाई है तो मतलब आपका बचपन औसम था, अगर ये चीजें आई है तो।
और कुछ चीज़ें नहीं आई, मतलब बड़ा पढ़ता ही रहा, होमवर्क टाइम पर पूरा करता, क्लास में कभी डाँट नहीं खाई, तो बचपन बड़ो माड़ो वेड़ो थारो, है ना। अगर बचपन में टीचर से मार नहीं खाईड़ी है, भाटा नहीं फेंकेड़ा है, कोई का ओढ़मा नहीं आएड़ा है, शिकायता नहीं आईडी है, माँ बाप भी के बदला थाने कुट्या नहीं है ना। तो अगर ये चीज़ा नहीं हुई है तो थारो बचपन बड़ो ही बुरो रेड़ो है। और अगर ये सब होएड़ा है, ये स्वाद आएड़ा है, थाप खाएड़ा है, मुक्का खाएड़ा है, गोड़ा भट्टा फेंकेड़ा है, सिर फुड़ेड़ा है, सिर फुड़ाएड़ा है, जांटे उचड़ कर कूदेड़ा है, टांग तोड़ाएड़ा, हाँ, है ना। ये सब चीज़ा करेड़ी है तो बचपन आपको औसम था। और नहीं, और होमवर्क आपने टाइम पे पूरा किया है, कभी मार नहीं खाई है, तो शायद उस हिसाब से वो वहां तक ठीक था। लेकिन आज वो बहुत बुरा लगता होगा कि यार ओके करे, होमवर्क भी कोई करना की चीज है। खूब मारा, ठीक है, बाटा मारेड़ा तो ठीक है। तो अगर बाटा मारे हो तो थाने बेरो सी, जब आप तोड़िया करा चीजा ने तो आप निशानो बांध कर मारा। पहले आप निशानो बांधा, निशानो का मतलब है आप कहिए। हाँ, बढ़िया मार खाड़ी होनी चाहिए, जब मतलब वही तो याद है। आई तो याद कर जगह टाबर माँ से मार नहीं खाड़ा ना, मन माँ से प्रेम भी कम हो जावे, क्योंकि मार खावे फिर माँ पहले तो मार ले, फिर शाम का माँ घणो सारो प्यार करे, तो वो मार प्यार खूब सारा प्यार मिले। अगर मार ही नहीं पड़े तो प्यार ही कौन मिले, प्यार भी अनुपात में मिले। भाई माँ हुए, माँ देखो झाड़ मार मारे, भयंकर गुस्सा मोजद मारे, और मारे तो माँ ने प्यार भी बहुत आवे, फिर वो माँ भी से 3-4 गुना ज्यादा प्यार करे। तो बच्चा और माँ की बॉन्डिंग तभी ठीक हो जब टाबर मार खाबो करे, माँ प्यार बढ़ावो करे, दोनों मिलता रहे। आई ही हुए। तो वापस आवा तो सदिशों में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होता है निशाना, एक डायरेक्शन जिसमें आप चीजों को फेंकते हैं। तो एक चीज तो होगी किधर फेंक रहे हो, किधर फेंक रहे हो, दिशा। और फिर है कि कत्तो जोर लगा शो, है ना, खाली यहाँ थोड़ी दिशा कर दियो पट बाटो मत्ते चले जैसे, मत्ते थोड़ी जैसे यहाँ पत्थर या निशानो राख दियो, अब अपने आप थोड़ी चले जैसे। फिर अगलो काम है जोर लगाना। तो जोर लगाना ने बोला परिमाण, दिशा और परिमाण। हाँ, माँ तो माँ ही होती है, माँ तो कमाल होती है, माँ तो कमाल होती है भाई। चलो, दिशा और परिमाण दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहले तो वो कि किधर फेंकना है, और फिर कितना फेंकना है। तो ये दो चीज होती है, दिशा और परिमाण। अब हम यहाँ पे ही कमाल करेंगे, ये दोनों चीजें जो है वो एक गणितीय रूप से दर्शाई जा सकती है जिसका नाम है सदिश। सदिश वो है जो आपको दिशा भी देगा और परिमाण भी देगा, दिशा भी देगा, परिमाण भी देगा। अब दिशा और परिमाण कैसे होगा, जो इसकी बात करते हैं, मजेदार चीज करते हैं। दिशा मैंने समझाई थी, दिशा के एक नंबर होंगे, हर दिशा का एक नंबर होगा, बस वो जो नंबर है वो ले लो, वो तो दिशा होगी आपकी। हर दिशा के कोई ना कोई नंबर्स होंगे, 3 नंबर होंगे, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। अगर त्रिवी में तो 3 नंबर, द्विवी में तो 2 नंबर, द्विवी में है तो 2 नंबर, त्रिवी में है तो 3 नंबर। ये दिशा और दिशा हो गई, है ना। उसके बाद आता परिमाण। परिमाण का मतलब जो आप जोर लगा रहे हैं उस जोर को भी नापो कि कितना जोर लगा रहे हो, 7 लगा रहे हो, 8 लगा रहे हो, 9 लगा रहे हो, क्योंकि जब तक गणित में नहीं बदलोगे तब तक बेकार है। भाई मैंने ज्यादा जोर लगाया, कम जोर लगाया, नंबर तो होना चाहिए ना, ताकि मैं नाप सकूं कि पिछली बार मैंने कितना लगाया था, इस बार मैं कितना लगा रहा हूँ। और जब तक नंबर में नहीं बदलते, मैंने पहले समझाया कि अगर आप खून निकाल के डॉक्टर के पास चले जाओगे तो कोई काम का नहीं है। अरे आप यूँ कहोगे नहीं मैं तो लो कटोरी भर के ले आया हूँ खून, थे तो एक खाली सीरीज में खून निकाल चु, मैं तो कटोरी भर के ले आया हूँ, चेक कर लो जब तो चेक करना है। तो कोई बेकार है वो, थे चाहे कटोरी भर के ले जाओ, वो ढोड़नी पड़ती थारो, थारे नुकसान हो से, वो कोई मतलब कौन रखा है, मतलब रखा है नंबर्स। जब तक नंबर्स नहीं बनेंगे तब तक वो सार्थकता नहीं आएगी, ठीक है ना। तो नंबर्स बनाओ, परिमाण को भी एक नंबर में कन्वर्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि ये नंबर ए हो गया, अब दोनों को मिला देते हैं, परिमाण और दिशा दोनों को एक साथ कर देते हैं, तो एक चीज बनेगी जिसको कहेंगे सदिश। इस चीज का नाम है सदिश, जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, जो आपको परिमाण भी बताएगा और दिशा भी बताएगा, दोनों चीज आपको दे देगा। मतलब जो वस्तु फेंक रहे हैं आप, वो किधर जा रही है और कितने जोर से उसको फेंका गया है, वो दोनों चीजें आपको पता चल जाएगी, यानी दोनों चीजों को वो रैप करके रख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कई चीजें ऐसी होती है, हम चीजों को बांध रहे हैं, पहले क्लियर कर देते हैं, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिनमें दिशा का कोई महत्व नहीं होता,
सिर्फ परिमाण होता है। जैसे मैंने टाइम बताया था कि टाइम कितना है, वही फर्क पड़ेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि घड़ी आपके कौन सी दिशा में लगी पड़ी है। घड़ी आपके हाथ पे लगी पड़ी है तो भी 10 बज रहे हैं। अगर आप घड़ी को खोल के कहीं रख के आ जाते हो तो भी 10 बज रहे हैं। घड़ी को उतार के दीवार पे चिपका दो तब भी 10 बज रहे हैं। आप घड़ी को यूं घुमाते रहो तब भी 10 बज रहे हैं। तो यहाँ पे दिशा का कोई मतलब नहीं है कि कौन सी दिशा में, कोई ये नहीं पूछेगा आपसे कौन सी दिशा में 10 बज रहे हैं, कौन सी दिशा में 10 बज रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। क्लियर है? वोल्टेज है, कौन सी दिशा का वोल्टेज, घर में कितनी बिजली आती है, 220 वोल्ट। अब 220 वोल्ट में कोई नहीं पूछेगा कौन सी दिशा में 220 आ रहे हैं। 220 वोल्ट 220 वोल्ट अपने आप में पर्याप्त है। तो कुछ चीजें ऐसी है जिसमें दिशा का कोई सेंस ही नहीं है, वो अपने आप में पर्याप्त है। जैसे भार, अगर आप मुझसे पूछे कि सर आपका वजन कितना है और मैं कहूंगी मेरा वजन 80 किलो है, तो क्या आप ये पूछेंगे सर कौन सी दिशा में 80 किलो है? मायने नहीं रखता, इसका कोई अर्थ ही नहीं रखता। तो कुछ चीजें ऐसी है जिनमें दिशा का कोई लेना देना नहीं है, वो दिशा से परे है, वो दिशा से स्वतंत्र है। उनमें दिशा कोई सी भी हो, उनके मान को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिनमें दिशा का फर्क पड़ेगा, जिनमें पड़ेगा उन्हीं राशियों को बोलते हैं सदिश राशियां, और जिनमें नहीं पड़ता उन्हें बोलते हैं अदिश राशियां। अब सदिश क्यों बनाए गए? सदिश क्यों बनाए गए? सदिश इसलिए बनाए गए कि वो जो राशियां जिनमें सदिश मायने रखता है, दिशा मायने रखती है, उन चीजों को आप अदिश से नहीं पढ़ सकते। उन चीजों में ये चीज बेकार है। अगर आप अदिशों की सहायता से उन्हें पढ़ेंगे तो आप उनका अध्ययन सही से नहीं कर सकते, क्योंकि वो अदिश है ही नहीं, वो अदिश है ही नहीं। अगर एक भालू का अध्ययन हम बंदर के आधार पर करेंगे तो गलत ही अध्ययन हो रहा है। भालू बंदर थोड़ी हो सकता है, समझ रहे हैं? आप भालू का अध्ययन कर रहे हैं और उसे बंदर मान के अध्ययन कर रहे हैं, भालू को बंदर मानकर अध्ययन कर रहे हैं, तो गलत ही होगा। आप उसे कि बंदर 2 साल में इतना हो जाता है, ये तो इतना नहीं हुआ, ये तो ज्यादा बड़ा हो गया, मतलब गड़बड़ है। गड़बड़ को नहीं, बापड़ो भालू है वो ठीक है, लेकिन थे भी नहीं, बंदर मानकर गड़बड़ कर रहे हो। तो कहानी यही है कि कोई चीज अगर सदिश है और उसको अदिशों के हिसाब से पढ़ेंगे तो रिजल्ट तो गलत बनने ही बनने, गलत ही आने और गलत आते हैं। तो अदिश राशियां अदिशों पे काम करती है। अगर आप समय का अध्ययन करें, दूरी का अध्ययन करें, वजन का अध्ययन करें, द्रव्यमान का अध्ययन करें, ये अदिश राशि है, इनमें अदिशों के नियम परफेक्टली सेट होंगे। लेकिन जो चीजें सदिश हैं, अगर उन पे हम अदिशों के आधार पे समझने की कोशिश करेंगे तो बेड़ा गर्क। जैसे मैंने कहा कि भालू को अगर बंदर के आधार पे पढ़ना शुरू करोगे और बंदर की तरह मान के चलोगे, यार इको मुंडो तो काड़ो या लाल होना चाहिए, तो है ही को नहीं, इको मतलब इनमें कोई बीमारी है, इनमें खून की कमी है ना? एक तरह मानो बंदर को मुंडो लाल होता वगैरह, अच्छा लाल मुंडा को बंदर है तो वो तो मैं, वो बीमार है, इनमें खून की कमी है, खून की कमी नहीं होती तो मुंडो लाल होना चाहिए, तो बंदर ही है। क्योंकि भालू है, कठू लाल हो सी को मुंडो, तो फालतू में जो कमियां नहीं है वो आने लग जाएंगी, क्योंकि वो है ही नहीं वो। तो सेम चीज है। आ जाओ, अब समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पहले ये बात समझ में आ जाए। देखो, जो अदिश राशियां होती है उनमें दिशा होती नहीं है, दिशा होती नहीं है तो बिल्कुल कोई गलत नहीं है, ये अपने हिसाब से सही है। बंदर बंदर के हिसाब से सही है, भालू भालू के हिसाब से सही है। दिक्कत तो ये है कि भालुओं को बंदर के साथ पढ़ रहे हो आप, तब दिक्कत आ रही है। आप उसे बंदर की तरह देख रहे हो तो दिक्कत आ रही है। उसकी पूंछ ढूंढ रहे हो, कहाँ है उसकी पूंछ, वो कहाँ मिलेगी इतनी बड़ी, तो दिक्कत वो है। अदिश राशियां सही है, गलत नहीं है, लेकिन जो अदिश चीजें हैं उनके लिए अदिश सही है, लेकिन सदिशों के लिए अदिश गलत है। तो इनके अपने नियम होते हैं। मान लीजिए एक 2 है और एक 3 है, 2 और 3 का जोड़ हो जाएगा 5, कोई दिक्कत नहीं, इनमें परफेक्ट है। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता। आ जाओ एक बल की बात कर लेते हैं, एक बल की बात कर लेते हैं। ये मान लो कोई वजन है और इसको 2 व्यक्ति खींच रहे हैं, इसको 2 व्यक्ति खींच रहे हैं। एक व्यक्ति 2 न्यूटन से खींच रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ये इसको 2 न्यूटन से खींच रहा है, ए व्यक्ति। एक व्यक्ति बी है जो इसको 3 न्यूटन से खींच रहे हैं। और हम आपसे पूछें कि टोटल बल कितना है, तो आप कहेंगे 2 + 3 5 न्यूटन, 2 + 3 5 न्यूटन। तो यहाँ पे अदिशों वाला नियम लग रहा है कि 2 + 3 = 5 न्यूटन हो गया। लेकिन रुको रुको, अभी दिशा का महत्व नहीं समझा। अगर मैं इनकी दिशा बदलूं,
ए और बी की मैं दिशा बदलूं और उसके बाद भी अगर 5 आता है, इसका मतलब ये अदिश राशि है। इसका मतलब ये अदिश राशि है। अगर मैं दिशा बदलूं और उसके बाद भी वही मात्रा आ रही है, तब तो आप बोल देना कि सही है, तब तो ये अदिश है। अगर दिशा बदलने के साथ परिमाण बदल रहा है, मतलब जो काम हो रहा है उस काम का आउटकम चेंज हो रहा है, रिजल्ट चेंज हो रहा है, तो समझ जाना कि वो राशि सदिश है। अब सेम चीज करते हैं, लेकिन इस बार दिशा बदल के। सेम वजन है और खींचने का जो बल है वो अब हमने ऐसे लगा दिया। 2 न्यूटन इधर लग रहा है और 5 न्यूटन इधर लग रहे हैं। अब एक बात बताओ, दोबारा से क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अब मान लीजिए 1 मिनट तक इस वाले केस में हम खींचते हैं और 1 मिनट ही यहां पे खींचते हैं। किस केस के अंदर हमारा पत्थर ज्यादा दूरी तय करेगा? फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? किस केस में हमारा पत्थर ज्यादा दूरी तय करेगा? याद करिए, दोनों में मैंने 2 और 5 ही लगाए हैं। पहले केस में भी मैंने दो और 3 लगाए हैं, सॉरी 2 और 3 लगाए हैं। दूसरे केस में भी मैंने 2 और 3 ही बल लगाए हैं, लेकिन डायरेक्शन का अंतर रखा है। क्या इस केस में 1 मिनट में जितनी दूरी पत्थर तय करेगा, क्या इस केस में भी उतनी दूरी तय करेगा? अगर जवाब हाँ है, तब तो इसका मतलब ये अदिश राशि है। इसमें दिशा का कोई मतलब नहीं है, बल को इधर लगाओ या उधर लगाओ या उधर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं फर्क पड़ रहा है, आपके दैनिक जीवन का एग्जाम्पल है, अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा अगर दूसरे केस में करूंगा तो दूरी कम तय करेगा, और लगता है, तो इसका मतलब फर्क तो पड़ रहा है। फिर दिशा, क्योंकि 2 तो 2 ही है, 3 3 ही है, लेकिन अभी भी फर्क आ रहा है। समझ में आ गया? इसका मतलब ये जो राशि है, ये जो बल है, ये एक सदिश राशि है। अगर अदिश राशि होता, अगर ये अदिश राशि होता, तो मैं चाहे किधर ही लगाऊं क्या फर्क पड़ना था? जैसे घड़ी है, घड़ी को किधर भी लगाओ क्या फर्क पड़ा? 10 बजे 10 बज रहे, ये बदल रहा है ना, है ना, ये बदल रहा है। यानी इस केस में समझो, इस केस में 2 और 3 का जोड़ जो भी है, केस 1 के अंदर 2 और 3 का जोड़ जो भी है, केस 2 के अंदर 2 और 3 का जोड़ वो नहीं है। क्योंकि अगर जोड़ सेम होता तो परिणाम भी सेम आता, परिणाम भी सेम आता। भैया 2 और 3 तो वहां लगाए हैं, 2 और 3 ही यहां लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे वो जो परिणाम आया था वो परिणाम यहाँ नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसका 2+3 अलग है, इसका 2+3 अलग है। इसका मतलब कोई और रूल काम कर रहा है। यहाँ पे 2+3 5 नहीं होते, यहाँ पे 2+3 5 नहीं होते, यानी यहाँ के नियम कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट रूल है। केस 1 में 2+3 का जोड़ और केस 2 में 2 और 3 का जोड़ बराबर नहीं है। 2+3 बराबर नहीं होते 2+3 के। क्यों? क्योंकि एक दिशा में दिशा की वजह से फर्क पड़ रहा है, दिशा की वजह से फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब है कि एक चीज और इन्वॉल्वमेंट है। देखो मात्रा 2 और 3 ही है, पहले भी 2 3 थी, अभी भी 2 3 है। एक चीज मैंने बदली है, वो है दिशा। दिशा बदलने से इनका जोड़ बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है। भारत संचार में आता है ना, बीएसएनएल में आता है, वो रिंगटोन आते हैं, मेरा देश बदल रहा है। यहाँ देश बदले ना बदले, ये जरूर बदल रहा है, इसकी मात्रा बदल रही है। आपका जोड़ 2+3 2+3 इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि दिशाएं क्या है। इसका मतलब है कि ये राशियां अदिश राशियां नहीं है। अगर अदिश होती तो वहां पे भी 5 आता और यहाँ पे भी 5 आता, जबकि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ साफ है। आप ये मत सोचो कि भाई यहाँ जोड़ अलग आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे साफ दिख रहा है, यहाँ जितनी भी दूरी तय करेगा यहाँ कम तय करेगा। इसका मतलब बराबर मात्रा होती तो जोड़ बराबर आता, जोड़ बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई विशेष प्रकार का जोड़ चल रहा है जिसमें दिशा भी शामिल है, जिसमें दिशा भी शामिल है। यानी दिशाओं को लिए बिना अगर हम इन्हें जोड़ रहे हैं तो हम गलत जोड़ रहे हैं। अगर दिशाओं को लिए बिना जोड़ रहे हैं तो गलत जोड़ रहे हैं। हमें दिशाओं को भी शामिल करना पड़ेगा, दिशाओं को भी शामिल करना पड़ेगा। अगर हमने दिशाओं को शामिल नहीं किया, अगर दिशाओं को शामिल नहीं किया, तो इनका जोड़ जो भी आप करेंगे, अगर आप ये सोचते हैं कि 2+3 5 होता है तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि 2+3 5 होता है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2+3 अलग अलग स्थिति में बिल्कुल अलग अलग होगा और हर बार आपको एक नया उत्तर देगा। इस केस में भी 2 और 3 है,
केस नंबर 2, समझ रहे हो? हर केस में 2 और 3 है, हर केस में 2 और 3 है, लेकिन हर केस का रिजल्ट अलग अलग है। सब केस में 2 और 3 है, लेकिन रिजल्ट अलग अलग है। इस केस में यही 2 और 3 कुछ और परिणाम बनाएंगे, इस केस में यही 2-3 कुछ और बना रहे होंगे, जबकि मैंने इसमें तो कुछ बदला ही नहीं, इसमें तो खाली 2 और 3 को आपस में इंटरचेंज किया है। इतने में भी आपको लग रहा है कि गड़बड़ तो है। क्या इस केस में इस केस के सेम रिजल्ट आएगा? यहाँ तो मैंने दिशाएं भी वही रखी है, सिर्फ 2 और 3 को बदला, 2 और 3 की दिशा बदली है। 2 को 3 की दिशा दे दी, 3 को 2 की दिशा दे दी, तब भी आपको लग रहा है हाँ बदलेगा यार, इस बार वस्तु ऊपर जाएगी, इस बार वस्तु इधर आएगी, इस बार वस्तु ऊपर जाएगी। लग रहा है फर्क समझ आ रहा है? कि इसका मतलब ये हुआ कि दिशा इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि सेम 2 और 3 अलग अलग दिशाओं में जाने के बाद अलग अलग रिजल्ट जनरेट करते हैं। अगर इनकी दिशा को, इसका दिशा कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अगर मैं दिशा को इग्नोर कर रहा हूं तो मैं इनको जोड़ को सही से जोड़ ही नहीं सकता, मैं इनके जोड़ को सही से कर ही नहीं सकता अगर मैं डायरेक्शन को इग्नोर करता हूं तो। समझ रहे? तो दिशा कितनी महत्वपूर्ण हो गई, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप, अच्छा फिर सोचिए वेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट हुआ। अब वापस आते हैं एक बार वेक्टर पे इंपॉर्टेंट। अगर वेक्टर ना होता तो आप कभी भी बल का अध्ययन नहीं कर सकते थे, आप बल का अध्ययन कभी नहीं कर सकते, क्योंकि बल को दिशा की जरूरत है, और बल, दिशा बिना बल का अध्ययन हो ही नहीं सकता था। वेग, त्वरण, संवेग, आपके 4 बेसिक पार्ट है ये 4 बेसिक पार्ट है। वेग, त्वरण, संवेग, है ना, ये तो बेसिक पार्ट है, इसे तो पूरी अपनी मैकेनिक्स इसी से बनती है। ये 4-5 चीजें आप बिना दिशा के पढ़ ही नहीं सकते थे, और बिना दिशा के इनको नहीं पढ़ सकते थे, तो इसका मतलब फिजिक्स बन ही नहीं सकती थी, फिजिक्स हो ही नहीं सकती थी अगर वेक्टर ना होते तो। अगर वेक्टर ना होते, इसीलिए याद करो जब आप 11th में आते हैं तो आपको वेक्टर जरूर पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में वेक्टर जरूर पढ़ाया जाता है, क्योंकि बिना वेक्टर पढ़ाए आपको बल कभी पढ़ाया ही नहीं जा सकता। बिना वेक्टर के आपको बल नहीं पढ़ाया जा सकता, और पढ़ा के तो पढ़ा के दिखा दो। बिना दिशा, अब इसका जोड़ करके बता दो, बिना दिशाएं लिए इनका जोड़ करके बता दो। सिर्फ 2 और 3 को देख के बता दो जोड़ कितना आएगा, तो नहीं बता सकते। खाली 2 को और 3 को देखकर आप बता दो कि इस केस में जोड़ कितना आएगा, इस केस में जोड़ कितना आएगा, इस केस में जोड़ कितना आएगा। जब तक आप दिशा को शामिल नहीं करेंगे, डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आप इनका जोड़ नहीं बता सकते। ये वो राशि है बिना दिशा के नहीं जुड़ सकती। क्लियर हुआ ये बात? ये कंसेप्ट समझ में आया कि दिशा कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, दिशा का रोल कितना महत्वपूर्ण है। और राशियां, जो अदिश राशियां हैं वो तो निपट रही है, अदिश राशि तो निपट रही है। मैंने किसी को 500 रुपए दिए, फिर 200 रुपए दिए, 700 रुपए हो गए, कहानी खत्म। मैंने पहले किसी को 500 दिए, फिर 200 दे दिए, कितने हो गए? 700। कोई झंझट नहीं, कोई झंझट नहीं। पहले मैंने आपको 2 घंटे पढ़ाया, फिर अगले 2 घंटे और पढ़ा दिया, बताओ कितने घंटे पढ़ाया? तो आपको 4 घंटे पढ़ा दिया। पहले 2 घंटे पढ़ाया, फिर 2 घंटे और पढ़ा दिया, बताओ कितने घंटे पढ़ाया? 4 घंटे पढ़ा दिया, बात खत्म। क्लियर है? आपने 2 टॉफियां खाई, फिर 3 टॉफियां और खा ली, कितनी होगी? 5 टॉफियां। तो कई चीजें एकदम सिंपल है, उनमें कोई डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो बिना डायरेक्शन से खिसकती नहीं है, तो वहां तो डायरेक्शन को आपको डालना ही पड़ेगा, और बिना डायरेक्शन को डाले वो पढ़ी ही नहीं जा सकती। इसलिए वेक्टर्स आना जरूरी है। समझ गए? ये होता है अदिश राशियां और सदिश राशियां। अरे मैंने पढ़ाई, मैंने परिभाषा 11th में आया, मैंने पढ़ाई। सदिश राशियां बे हुआ है जिसमें दिशा की जरूरत होती है, अदिश राशियां बे हुआ है जिसमें दिशा की जरूरत को नहीं हुए। मैं ये परिभाषा ने लिया चाल भोग रही हूँ। मैं कई बार सोचू ना, मैंने हंसी आवा कहते के दुर्गति करी हमारी 11th की 12th की, मतलब जब मैं 11th में पढ़ा करता तो मैंने के दुर्गति करी है, मैंने के पढ़ायो अदिश राशियां बे हुए जिसमें दिशा की जरूरत को नहीं हुए, सदिश राशियां बे हुए जिसमें दिशा की जरूरत हुए। बस ठीक है बेटा, आगे समझ में? मैं कहा हाँ आ गया। चलो अब आओ आगे बढ़ते हैं। मतलब यहाँ की घटिया स्तर की पढ़ाई कराई दी है। अब आप पढ़ाई में सवाल ही कर दीजिए, ये पढ़ाई में सिर्फ बंदो सवाल निकाल सके, लेकिन ओ बेरो को नहीं है कि वो के कर रहे, के कर रहे वो बेरो को नहीं, उत्तर तो मिला दे, उत्तर तो घना ही मिलाया हमारा, बड़ा कलाकार है।
समझ में उत्तर तो निकालना सब आता, लेकिन मैं आ समझ में को नहीं तो कर रहे हैं किया वो समझ में को नहीं आता, बस उत्तर मिला देता। इतना बढ़िया टॉपिक यहाँ की दुर्गति करेड़ी है। आ जाओ वापस से आते हैं फिर सदिश और अदिश में। तो फाइनली आप चीज़ों को 2 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ऐसा भी नहीं है, कुछ चीज़ें और भी कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो हाईली कॉम्प्लिकेटेड है, उनको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। फिलहाल हम एक बार तो 12th तक रखते हैं। तो अदिश और सदिश आज हम ये मान के चलते हैं कि हमारे भौतिक जीवन में 2 प्रकार की राशियां होती है, एक वो जिनको दिशा नहीं चाहिए, एक वो जिनको दिशा चाहिए। ठीक है, इन 2 चीजों में अपने आप को बांट लेते हैं। तो अब याद रखना, जब अदिश राशि होती है तो उसमें केवल और केवल परिमाण होता है, बस ये होता है, इसी का रोल होता है, इसके अलावा कोई होता नहीं है। लेकिन जब सदिश राशियां होती है उसमें दोनों का रोल होता है, इसका रोल भी होता है और इसका रोल भी होता है, परिमाण और दिशा दोनों का रोल इसमें होता है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। समान सदिश, कमीशन के एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या, प्रॉब्लम उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम है, इससे ज्यादा प्रॉब्लम है कि अभी एग्जांपल ले लो, आप लोग हैं, आप लोगों से पहले जितने भी लोग सेकंड ग्रेड में या फर्स्ट ग्रेड में लगे हैं, उनका चयन कैसे होता है, सवालों से, उनका चयन सवालों से होता है ना। और सवालों से चयन होने का क्या गारंटी है कि उन्हें ये पता है कि सदिश क्या होते हैं, इस बात का पुख्ता प्रमाण क्या मिला, इस बात का क्या प्रमाण मिला कि उन्हें ये पता है कि सदिश क्या होता है। आप उन्हें ये पता चला कि उनको सवाल निकालने आते हैं। जिनका भी एमसीक्यू पे चयन होता है उससे आपको एक बात कंफर्म होती है कि इन बच्चों को सवाल निकालने आते हैं, बस इस बात की गारंटी। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें समझ में भी आता है कि वेक्टर होता क्या है ना, क्योंकि ऐसा कोई पेपर ही नहीं है जो ये चेक कर सके कि वेक्टर कहते क्या है, वेक्टर क्या होता है, इससे समझ को पहचानने वाला कोई नहीं है। जैसे कॉलेज लेक्चर का है, कॉलेज लेक्चर का एग्जाम हुआ, ये कंफर्म हो गया कि जो पेपर दे रहा है, जो क्वालिफाई कर रहा है, उसको सवाल निकालने आते हैं यूजी और पीजी लेवल के। अब ये कैसे पता चला कि वो क्लास में पढ़ाना चाहता है, ये कैसे पता चला कि उसे गणित पढ़ाने में मजा आता होगा, ये कैसे पता चला कि उसे गणित के कंसेप्ट जो है वो बहुत क्लियर होंगे, कैसे पता चला कि वो एक ईमानदार टीचर है, कैसे पता चला कि वो बच्चों का भविष्य बनाना चाहता है। ये बातें कहाँ से पता चल गई, कुछ नहीं पता चला, बस इतना सा पता चला कि जिसको आपने चुना है उसको सवाल बाकी सब लोगों से ज्यादा अच्छे निकालने आते हैं। बाकी जितने भी बच्चे पेपर में बैठे थे उनमें इस बच्चे को ज्यादा अच्छे लिमिटेड टाइम में वो बाकी सबसे ज्यादा अच्छे सवाल निकाल सकता है, बस दैट्स इट। इसके अलावा किसी भी गुण का परीक्षण नहीं हुआ है, सिर्फ इतना धीमा, इतना घटिया परीक्षण के आधार पे वो लेक्चरर बना है। और फिर हम कहते हैं कि वो कॉलेज में पढ़ावे को नहीं, तो पढ़ाना को भी टेस्ट ही को नहीं हो, कौन चेक करियो, कुणी बात ने चेक करियो कि मैंने पढ़ाना में इंटरेस्ट है, कुणी बात ने चेक करियो कि मैंने कंसेप्ट समझाना में इंटरेस्ट है, कुण आ चेक करियो कि मेरा कंसेप्ट बहुत क्लियर है, कुण ये चेक करियो कि वो नई चीज बनाना चाहे, क्रिएटिव है मैथ्स के अंदर, मैथ्स में इंजॉय करे, ये बात को पता कर चलो। पूरा पेपर में ही कोई इसे पायदान ही को नहीं जीता, वो चेक करियो जा रही है कि स्टूडेंट जो है वो सही है या नहीं है। बस मैंने स्पीड चेक हुई, लिमिटेड टाइम में उसने सबसे ज्यादा क्वेश्चन किए, इसलिए वो सिलेक्शन हो गया बाकी सबके कंपेयर में, इसलिए वो सिलेक्शन हो गया, इसी आधार पे उसका सिलेक्शन हुआ है। अब वहां उसमें वो चीजें चेक ही नहीं हुई, वो चेक नहीं हुई तो फिर वो तो गड़बड़ा नहीं है ना। अगर आप मान लो किसी को आर्मी का अफसर बनाए या आर्मी के अंदर भर्ती लें और एक एमसीक्यू टाइप का पेपर करवा दे और फिर थे क्योंकि दुश्मन गोली चलाई और वो भाग गयो, तो पेपर में कौन चेक हुई, पेपर में चेक हुई एमसीक्यू ज्ञान चेक हुई कि भाई बिने सवाल कार्ड ना आवे, कोई सवाल कार्ड ना आवे, गोली खानी थोड़ी आवे गोली चाली वो भाग गयो। तो आ जाओ समान सदिश, देखो अब आ जाते हैं, जैसे होते हैं एक समान अदिश, अदिशों में तो सीधी तुलना होती है भैया, नंबर होते हैं, दिशाएं होती नहीं है, दिशाएं होती नहीं तो 5 बराबर 5, 7 बराबर 7, 11 बराबर 11, 18 बराबर 18, 19 बराबर 19। लेकिन सदिशों में मामला थोड़ा टेढ़ा है, सदिशों में मामला टेढ़ा है, टेढ़ा ये है कि परिमाण तो बराबर होने ही चाहिए, दिशा भी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि परिमाण बराबर होने से सिर्फ ये पता चलेगा कि मात्राएं बराबर है। जैसे इन्ने फेंक्यो और इन्ने फेंक्यो, दोनों बातों में रात दिन को अंतर है, इनला में इको कांच फूटी, इनला में इको कांच फूटी, समझ रहे बात है, बराबर मात्रा में भाटो फेंक्यो, इन्ने फेंक्यो और एक इन्ने फेंक्यो, क्या बराबर है ना, मात्रा बराबर है मात्रा बराबर हो सके कांच बराबर फूटे,
लेकिन इन्हें हो सके शर्मा जी को कांच फुटे हुए, इन्हें वर्मा जी को कांच फुटे हुए, परिणाम बदल गयो। क्यों? क्योंकि दिशा बदल गई। तो सिर्फ परिमाण से सदिश बराबर नहीं हो सकते, परिमाण भी बराबर हो और दिशा भी बराबर हो। तो दो सदिशों को समान तब बोलेंगे जब परिमाण समान हो और दिशा समान हो। ठीक है ना? और खाली दिशा बराबर हो, परिमाण बराबर नहीं हो तो भी नहीं चलेगा। आपने पत्थर यूं फेंका, कांच तक पुग्यो को नहीं, एक बार जोर से फेंक्यो, सीधो कांच के जार लाग्यो, कांच फूट गयो। दिशा तो एक ही। एक दिशा में फेंक्यो, पत्थर पुग्यो को नहीं, एक दिशा में जोर से फेंक्यो, पत्थर जार कांच का लाग्यो, कांच तोड़ गिरो। दिशा तो एक ही, लेकिन मात्रा अलग लगी। एक मात्रा कम रहेगी जब वो पहली पड़ गयो, एक मात्रा पूरी ही जो जार सीधो कांच का लाग्यो। तो सिर्फ दिशा बराबर होने से भी काम नहीं चलेगा। दिशा भी बराबर हो, परिमाण भी बराबर हो, तो ही हम दो सदिशों को बराबर कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। अब सदिशों के लिए, अदिशों के लिए दो नाम यूज कर लेते हैं। अदिश के लिए आप ए बोलेंगे, अगर किसी अदिश को बोलना हो, क्योंकि उसमें दिशा का कोई महत्व नहीं है, तो अदिश को ए बोलेगा। कुछ नामकरण कर लेते हैं। अदिश को ए बोलेंगे और सदिश को, सदिश में खाली परिमाण तो होता नहीं है, तो उसमें भार लगा देंगे, एक तीर का निशान लगा देंगे, जिससे वो सदिश बन जाए, है ना? प्रतीक चिन्ह भी बहुत सोच समझ के रखा गया, क्योंकि ए तो परिमाण तो है ही है, मतलब अधीश वाला जो परिमाण था वो तो इसमें है ही है, प्लस इसमें दिशा भी है, तो ऊपर तीर का चिन्ह और लगा दिया, जिससे कंफर्म हो जाएगी परिमाण और दिशा दोनों साथ चल रहे हैं। परिमाण और दिशा दोनों चल रहे हैं, इसमें सिर्फ परिमाण चल रहा है, इसमें परिमाण ही सार्थकता लाता है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों मिलकर सार्थकता आती है। क्लियर है? तो अगर आप कहते हो कि दो सदिश बराबर है, तो इसका मतलब है, अच्छा परिमाण लिखना हो तो खाली आप ऐसे लिख सकते हैं, या केवल ए लिख लो। अगर किसी सदिश का परिमाण लिखना हो तो उसके ऊपर तीर का चिन्ह मत लगाना। तीर का चिन्ह नहीं लगाओगे तो हम समझ जाएंगे कि आप खाली परिमाण की बात कर रहे हैं, और तीर का चिन्ह लगाओगे मतलब आप सदिश की बात कर रहे हैं। अगर आप तीर का निशान नहीं लगा रहे हैं तो मैं समझूंगा कि आप उसके परिमाण के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर आप उससे तीर का निशान लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप उसकी मात्रा और दिशा दोनों की बात कर रहे हैं। लेकिन खाली दिशा की बात करनी हो तो क्या करेंगे? अगर मुझे केवल दिशा की बात करनी है तो फिर मैं कैप यूज करूंगा। जब मैं एक कैप बोलूं तो समझ जाना मैं केवल दिशा की बात कर रहा हूं। ऐसा लिखूं तो समझ जाना केवल दिशा की बात हो रही है। इसकी बात करूं तो समझ जाना केवल परिमाण की बात कर रहा हूं। केवल ए लिखूं तो समझ जाना परिमाण की बात कर रहा हूं। और जब ए पर तीर का निशान लगाऊं तो समझ जाना कि दिशा और परिमाण दोनों की बात कर रहा हूं। सही है? ये देखो चिन्ह भी कितने अच्छे अच्छे हमने बना रखे हैं। मतलब कितनी, मैं कहाँ से बताऊं, कई बार ऐसा लगता है कि घटियापन है ना पढ़ाने का। मुझे एकांक सदिश पढ़ाया गया था। एकांक सदिश वो होता है जिसका परिमाण एक होता है। धत तेरी, परिमाण एक होता है? क्या मतलब परिमाण एक होता है? अरे मूर्खो, परिमाण नहीं है, वो दिशा है। परिमाण एक आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप सिर्फ दिशा पे फोकस कर सकें, सिर्फ आप दिशा पे फोकस कर सकें। एकांक सदिश बनाने का मकसद ये होता है कि आप सिर्फ दिशा की बात करना चाहें। अगर किसी केस में मैं सिर्फ दिशा की बात करना चाहता हूं तो फिर मैं उसे एकांक सदिश बनाऊंगा। एकांक सदिश में परिमाण एक हो गया, परिमाण एक हो गया ना, परिमाण का कोई महत्व नहीं बचा। अगर आप यहां जाइए, यहां पे आओ, और यहाँ पे ये जो ए है, इन केस अगर ये एक हो जाए, अगर ये एक हो जाए तो क्या बचेगा? अगर ये एक हो जाए तो क्या बचेगा? ये अगर एक हो जाए तो क्या बचेगा? खाली दिशा। इसलिए एक को एक कर रहे थे। एकांक सदिश वो सदिश नहीं है जिसका परिमाण एक होता है। इस बातों को पढ़ा, ये सच है, बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आप कहोगे इसमें गलती क्या है, कोई गलती नहीं है इसमें, इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें धुंधलापन है, इसमें घटियापन है। ये घटिया परिभाषा है कि एकांक सदिश वह सदिश होते हैं जिसके परिमाण एक होते हैं। बिल्कुल होते हैं परिमाण, बिल्कुल सही कहा, एकदम सही कहा। लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझने लायक है।
एक्चुअल में जो मतलब है वो है कि जब आपको किसी की सदिश की दिशा में इंटरेस्ट है, केवल दिशा में इंटरेस्ट होगा, तो आप उस केस में उस सदिश को एकांक सदिश में बदलेंगे ताकि सिर्फ दिशा ही बचे, परिमाण हट जाए। अच्छा, अब कोई कहे इसको जीरो कर दो, जीरो कर दोगे तो सदिश ही हट जाएगा, दिशा ही हट जाएगी, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो पूरा ही जीरो हो जाएगा। इसलिए एक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, एक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, एक कर दोगे तो सिर्फ दिशा दिशा बच जाएगी। तो जब केवल दिशा में इंटरेस्टेड होते हैं, एकांक सदिश केवल दिशा को निरूपित करता है। जब आप केवल दिशा में इंटरेस्टेड हो तो एकांक सदिश लगाइएगा। अति सी बात बता देता थोड़ी फिजिक्स भी बढ़िया हो जाती। इतनी सी बात अगर बता देते तो फिजिक्स भी बढ़िया हो जाती। फिजिक्स में कैप लगा वो करता है, ये कैप लगा रहे हैं, समझ में होने कैप क्यों लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं बस, ठीक है। अगर ढंग से पढ़ाया होता तो फिजिक्स भी बेहतर हो जाती। याद आता है कि जब आप बल बनाते थे, बल बराबर याद होगा एफ जी m1 बटा m2 बटा आर स्क्वायर के साथ आप लिखते थे आर कैप, आर कैप, ए कैप, एन कैप, ये लिखते थे। और ये मात्रा हो गई, ये मात्रा हो गई, ये दिशा हो गई, क्योंकि एकांक सदिश है, एकांक सदिश मतलब दिशा, ये हो गई दिशा, ये हो गया मापांक। इस बल का ये मापांक मतलब परिमाण, ये दिशा। ठीक है ना। तो चलो इसके साथ ये चीज क्लियर होगी। तो इस तरीके से हम इन चीजों को अलग करेंगे। तो समान सदिश हो गया, दिशा और दोनों बराबर होने चाहिए तो ही समान सदिश समान कहलाएंगे। अगर केवल दिशा बराबर हुई तो भी कोई काम का नहीं है, केवल परिमाण बराबर हुआ तो भी कोई काम का नहीं है। परिमाण बराबर होने का मतलब है कि मात्रा बराबर है, दिशा कोई भी हो सकती है। दिशा बराबर हो गई तो परिमाण बराबर नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि दिशा तो एक रहेगी लेकिन मात्रा कम ज्यादा है, तो कोई वस्तु कम दूरी पे पहुंचेगी, कोई ज्यादा दूरी पे पहुंचेगी। अगला, सदिशों के प्रकार। सदिश कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं? एक है शून्य सदिश, ऐसा सदिश जिसका परिमाण जीरो हो। थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन परिमाण जीरो हुआ, परिमाण जीरो तब हो सकता है जब आप किसी पत्थर को अपने हाथ में लिए पकड़े रखो, क्योंकि अगर आपने पत्थर को छोड़ा तो दिशा बन जाएगी, हल्का सा भी छोड़ा, हल्का सा भी छोड़ा तो दिशा बन जाएगी, लेकिन पकड़े रखोगे तो आप कोई बता सकता है पत्थर कौन सी दिशा में जाएगा? कोई बता सकता है इसकी कोई दिशा है ना? जब तक पकड़ रखा है दिशा हो ही नहीं सकती, क्योंकि पकड़ रखा है, फेंका नहीं है ना, फेंकते ही दिशा आएगी, जब फेंकूंगा तभी दिशा आएगी, जब तक नहीं फेंकूंगा दिशा आ ही नहीं सकती। तो इसे कहते हैं शून्य सदिश। शून्य सदिश में आप फेंकते हो नहीं, हाथ में पकड़े रखते हो, तो इसकी कोई दिशा होती नहीं है। अब बाय डिफॉल्ट ये सदिश है, क्योंकि किसी दिशा में तो फेंकूंगा, बाय डिफॉल्ट ये थोड़ा कंफ्यूजन आ गया। बाय डिफॉल्ट ये दिशा है, भाई फेंकूंगा तो सही, लेकिन कद फेंकूंगा वो कौन बताऊं? आ थाने में कौन बताऊं कद फेंकू, बस फेंकू, फिर तैयार हो। तो मतलब दिशा है भी और दिशा नहीं भी है। तो ऐसे सदिश को हम शून्य सदिश कहते हैं जिसका परिमाण जीरो होता है। शून्य सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण जीरो होता है, और परिमाण जीरो होने से दिशा का महत्व तो अपने आप ही खत्म हो जाता है। इसको ऐसे लिखेंगे, जीरो सदिश। बात बड़ी कितनी सुंदर बात है ना। देखो शून्य सदिश का क्या महत्व है। शून्य सदिश मतलब ऐसा सदिश जिसका परिमाण जीरो हो गया। अब परिमाण जीरो हो गया मतलब आप फेंक ही नहीं रहे हो। अब जब तो फेंकोगे नहीं तो दिशा कैसे बनेगी? फेंकोगे नहीं तो दिशा कैसे बनेगी? और एक बात ये भी है कि भाई जब पकड़े है तो फेंकना खातिर पकड़े उसी, तो किन्ने तो फेंक इसी। तो एक डाउटफुल स्थिति है कि दिशा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कुल मिला के वो चीज अटक गई। आगे आते हैं इकाई सदिश, ऐसे सदिश जिनका परिमाण एक होता है, या यूं बोले किसी सदिश की जो दिशा होती है उसको इकाई सदिश कहते हैं। किसी भी सदिश की जो दिशा होती है उसको इकाई सदिश कहते हैं। ठीक है। आगे आ जाता है स्थिति सदिश, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। स्थिति सदिश क्या होता है? आपके पास कोई बिंदु है, आपके पास कोई बिंदु है, बिंदु की तो कोई दिशा नहीं हो सकती, बिंदु की तो कोई दिशा नहीं हो सकती। अब आपने डिसाइड किया कि इसकी दिशा बनाऊंगा, आपने डिसाइड किया कि मैं बिंदु की दिशा बनाऊंगा, तो बिंदु को किसी से तो मिलाना पड़ेगा। दिशा बनाने के लिए आपको अपने बिंदु को किसी से तो अटैच करना पड़ेगा, बिना अटैच किए दिशा नहीं बनेगी। तो हम क्या करते हैं कि अगर किसी बिंदु, बिंदु मतलब स्थिति, बिंदु मतलब उसकी जगह, उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति है। अब स्थिति को अगर मैं मूल बिंदु से मिला देता हूं तो ये दिशा बन जाएगी। इस सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। याद रखना ये बात, बहुत काम की बात है।
देखो बिंदु की दिशा हो ही नहीं सकती, बिंदु की कैसे दिशा हो सकती है? अब ये कोई बिंदु है, इसकी कोई दिशा हो सकती है? दिशा चलने से बनती है, दिशा चलने से बनती है। मैं किसी को पकड़े रखूंगा तो दिशा थोड़ी बन जाएगी, दिशा चलने से बनती है। अब चल ही नहीं रहा बंदा, एक बिंदु पे खड़ा है तो दिशा कैसे बनेगी? चलेगा तो दिशा बनेगी ना, चल ही नहीं रहा। तो ऐसे स्थिति सदिश मतलब स्थिति यानी एक बिंदु है, स्थिति यानी पोजीशन, पोजीशन मतलब एक जगह, स्थान। अब वो स्थान की तो कोई दिशा हो नहीं सकती, किसी भी स्थान की तो दिशा नहीं हो सकती। स्थान को जब मिलाओगे, जैसे आपको बीकानेर, बीकानेर की कोई दिशा थोड़ी है, बीकानेर की कोई दिशा को नहीं, बीकानेर की दिशा तय उसी थे खटू चाल रहे हो। अगर आप जयपुर से आ रहे हो तो आप कह सकते हो ये दिशा बीकानेर जाते हैं, ये रोड बीकानेर जाती है। बीकानेर कहीं नहीं जाता, बीकानेर कहीं नहीं जाता। आप जिस भी शहर से आएंगे तब दिशा बनेगी, जब मिलाओगे तब जाके दिशा बनेगी, बिंदु की कोई दिशा नहीं होती। अब स्थिति बताने वाले बिंदु को जब आप मूल बिंदु से मिलाओगे तो स्थिति अब बन गया स्थिति सदिश, दिशा बन गई अब स्थिति सदिश। तो याद रखिए स्थिति सदिश। अभी एक नाम और आएगा रेखा सदिश। रेखा सदिश तब होता है जब आप दो बिंदु आपके पास हो, उनको मिलाते हो तो होता है रेखा सदिश। फिर से रिपीट करता हूँ, स्थिति सदिश में आपका बिंदु है और आपने उसको मूल बिंदु से मिला दिया। आपके पास बिंदु है और उसको आपने मूल बिंदु से मिला दिया, उसको स्थिति सदिश बोलेंगे। और रेखा सदिश तब बोलेंगे जब आप दोनों ही बिंदु आप दोगे, मतलब ए भी आप दोगे और बी भी आप दोगे, ए भी आपका बी भी आपका। अब जो सदिश बनेगा इसको रेखा सदिश बोलेंगे, ये होगा रेखा सदिश। तो याद रखिएगा जब मैं स्थिति सदिश बोल रहा हूं इसका मतलब है बिंदु को मूल बिंदु से मिला के सदिश बनाया गया स्थिति सदिश। और जब मैं बोलूं रेखा सदिश इसका मतलब दोनों बिंदु ही आपके हैं और मैंने उनको मिला के दिशा बनाई है, वो रेखा सदिश होती है। बात पकड़ में आई नहीं आई? दोनों बातों में फर्क समझ में आया नहीं आया? एक हो सकता है खाली बिंदु को मिला के दिशा बनाई गई, स्थिति को दिशा बनाई गई है तो स्थिति सदिश। रेखा सदिश दो बिंदु आपने दिए गए होंगे, मैंने दोनों बिंदुओं को मिला के दिशा बनाई होगी, रेखा सदिश। ठीक है, अगला समरेखीय सदिश, एक रेखा में, ऐसे सदिश जो एक रेखा में हो, रेखा एक हो, जैसे ये 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 और ये, रेखा तो एक है ना, रेखा तो एक है ना, ये समरेखीय कहलाते हैं या समांतर सदिश। रेखा एक होगी, इनकी रेखा एक होगी। समझ रहे हो? इन्हें समांतर सदिश कहते हैं, समरेखीय सदिश, कोलिनियर मतलब एक रेखा में। अब एक रेखा में तो आप इधर जाओ चाहे इधर जाओ, रेखा तो जैसे सड़क है, सड़क एक है ना, अब सड़क में आप इधर भी जाओ चाहे इधर जाओ, सड़क तो एक ही है, सड़क तो एक ही सड़क आपको इधर भी ले जाएगी इधर भी ले जाएगी, तो वो समरेखीय सदिश कहलाते हैं। चाहे ऐसे जाओ, चाहे एक ऐसे जाओ और एक ऐसे जाओ, या चाहे दोनों ऐसे जाओ, कोई भी, ये समरेखीय कहलाएंगे। रेखा अगर एक है तो चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, ये एक रेखा है, समरेखीय हो गया। हाँ, अब आप कहोगे कि समरेखीय में एक दिशा में जाए तो क्या कर देंगे, इसमें फिर दो वर्ड ऐड कर देंगे, एक दे देंगे समदिश, समदिश समरेखीय, समदिश ऐड कर दो, समदिश का मतलब समान दिशा, समदिश समरेखीय, समरेखीय के साथ समदिश और ऐड कर दो, अब कंफर्म हो गया दिशा भी एक है, एक रेखा में भी है, एक रेखा में एक ही दिशा में, मतलब एक ही सड़क पे है और एक ही दिशा में जा रहे हैं, फिर ठीक है। ठीक है, और विपरीत जा रहे हैं तो विपरीत समरेखीय। ये वर्ड यूज कर दो ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ठीक है, ये वर्ड यूज कर दो ताकि एकदम क्लैरिटी आ जाए। समांतर सदिश का मतलब समांतर है, कोई जरूरी नहीं कि दोनों एक दिशा में जाए। यूं ये भी समांतर कहलाएंगे, ये भी समांतर कहलाएंगे, ये भी समांतर कहलाएंगे। ठीक है, हाँ समांतर को थोड़ा और स्पेसिफाई करो, समदिश समांतर, समदिश समांतर मतलब एक दिशा में समांतर, विपरीत समांतर। ठीक है, आ जाओ आगे आ जाते हैं समतलीय। समतलीय का मतलब होता है एक समतल पे,
एक समतल पे, मतलब सदिश जो है वो एक पे होंगे, मतलब जैसे कागज, आपके जितने भी सदिश होंगे वो एक कागज के ऊपर होंगे। कागज बोल दो, दीवार बोल दो, बोर्ड बोल दो, छत बोल दो, होंगे एक समतल के ऊपर। आपके सदिश एक समतल के ऊपर ही चल रहे होंगे। ये समतल रहा, और सदिश आड़े टेढ़े जो भी हो, जैसे भी है समतल के ऊपर, है समतल के ऊपर। जैसे एक खेत है ना, एक खेत है और उस पर गाड़ियां चल रही है, तो सब क्या होगी, समतल ही होगी, है तो समतल पे ना। ठीक है, आड़ी टेढ़ी जा रही है लेकिन है तो समतल के ऊपर ही, एक ही समतल पे चल रही है सब, तो वो क्या, समतल ही। अब हो जाता है व्युत्क्रम सदिश। व्युत्क्रम सदिश वो होता है जिनकी दिशा तो एक हो। व्युत्क्रम सदिश, व्युत्क्रम में उल्टा, यहाँ पे उल्टा थोड़ा ध्यान रखना, उल्टा जो होता है व्युत्क्रम सदिश, ऐसे सदिश जिनकी दिशा तो एक हो, दिशा तो एक हो लेकिन परिमाण जो है, परिमाण मात्रा, वो व्युत्क्रम हो। मतलब अगर एक का परिमाण 2 है तो दूसरे का परिमाण 1/2 है, एक का परिमाण 4 है तो एक का परिमाण 1/4 है। ठीक है, तो ए सदिश का व्युत्क्रम ऐसे लिख सकते हो, ए सदिश की पावर -1, जिसका मतलब हुआ परिमाण में तो उल्टा और दिशा वही, एक है, दिशा तो ए वाली, परिमाण उल्टा, परिमाण उल्टा दिशा वही। परिमाण में कोई संबंध नहीं होता, समांतर सदिश में परिमाण में छोटे बड़े हो सकते, बस एक रेखा में होंगे, रेखा एक होगी, मतलब सड़क एक होगी। अब एक सड़क पे कोई गाड़ी 30 की स्पीड से चल रही है, कोई 50 की, कोई 60 की, चल तो सड़क पे ही रही है ना, चल तो सड़क पर रही है, कोई जा रही है कोई आ रही है, वो समरेखीय है, वो समरेखीय है, जा रही है, आ रही है, कम स्पीड से जा रही है, ज्यादा स्पीड से जा रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चल तो सड़क पे रही है ना, एक ही सड़क पे जा रही है, बस वो समांतर या समरेखीय कहलाती है। अगर आप उसमें ये चाहते हैं कि वो एक दिशा में जाए तो फिर बोलना होगा समदिश समरेखीय, मतलब एक रेखा पर भी है और एक दिशा में भी है। विपरीत जा रही है तो समरेखीय, मतलब एक रेखा में है और प्लस विपरीत है, विपरीत समरेखीय, ये यूज करो। यहाँ पे परिमाण का कोई लेना देना नहीं है। समदिश भी होने का मतलब ये नहीं कि समदिश होने का मतलब सिर्फ दिशा एक है, वहां पे भी हो सकता है एक 20 की स्पीड से जा रही है और एक 60 की स्पीड से जा रही है, और वही सी है। अगर दो गाड़ियां एक सड़क पे बराबर स्पीड से जाए तो बापड़ा दूसरा तो गाड़ी चलाई कौन सके फिर, है ना, गड़बड़ हो जाए फिर। तो ये हो गया व्युत्क्रम सदिश। तो ये हमारे सदिशों के कुछ प्रकार हैं। ये अच्छी चीज है, ये चीज पढ़ाता हूँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आएगी। आप लोगों ने देखा होगा, आप में से जो लेडीज है, और मैं अपनी पत्नी के साथ जब शॉपिंग पे जाता हूँ, शॉपिंग में जाना मतलब साड़ियाँ खरीदने या सूट खरीदने हम जाते हैं, तो मैं एक दो चार चीजें गौर करता हूँ जो वो बातें करती है। वो जैसे रेड कलर है, आज आप देखेंगे कि आज का जो युग चल रहा है उसमें रेड कलर एक नहीं है। रेड कलर भी, क्योंकि अभी जैसे किसी कंप्यूटर को देखें या किसी टीवी स्क्रीन को देखें या किसी मोबाइल स्क्रीन को देखें, तो वो कहते हैं 16 मिलियन कलर है। 16 मिलियन कलर का मतलब है 1.6 करोड़ कलर्स आ चुके हैं। कलर तो 7 ही होते हैं, कलर 7 ही हो सकते हैं, इसका मतलब है इन 7 कलर के इतने वेरिएशन है। इसका मतलब तकरीबन तकरीबन एक कलर के लगभग 20 लाख शेड्स है। यानी रेड भी अगर है, आज तक जितने कलर अभी तक हम ढूंढ चुके हैं, इसका मतलब रेड भी 20 लाख टाइप का है, 20 लाख प्रकार से रेड होता है, 20 लाख टाइप का रेड होता है, 20 लाख टाइप का। मतलब अभी जो चल रहा है, आने वाले टाइम में नंबर और भी बढ़ जाएंगे, अभी तो हम जितने को आइडेंटिफाई कर रहे हैं उतने का बता रहा हूँ। तो अभी रेड कलर भी अगर होता है तो 20 लाख प्रकार के रेड कलर है, और 20 लाख कलर के हरे कलर है, और 20 लाख तरह के येलो कलर है। तो ये 20-20 लाख अगर एक एक के खाते में डालूं तो 20-20 लाख कलर एक एक के खाते में आते हैं। ये रेड 20 लाख होता है। तो फिर दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि जब कोई लेडी साड़ी ले रही है, मान लो उसको रेड साड़ी चाहिए, वो कहते हैं रेड चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन शुरू होगा, वो रेड मांग रही है, सामने वाला भी रेड निकाल रहा है, अब 20 लाख रेड है, ये कौन सा रेड बोल रही है और ये कौन सा रेड समझ रहा है, दोनों के बीच में 20 लाख है, 20 लाख कॉम्बिनेशन है। अब ठीक होगा, मतलब दुकान पर भी गणित लगा रहे हो, तो भाई गणित का बंदा है, काम यही करेगा, जहां भी जाएगा वो अपने अपने मुझे वो साड़ी थोड़ी समझ में आएगी, मुझे तो गणित समझ में आएगी, मुझे तो मेरा ही सब्जेक्ट समझ में आएगा, मुझे थोड़ी ये समझ में आ रहा है कि ये साड़ी है, आई की है, फलाना ढिकाना है, तो मेरे तो बहुत समझ में आ गई भी मेरी गणित कट है। तो मैं समझू कि आप
कत्तो ही समझा दो और ओ चाहे कत्तो ही समझ लो, ये 20 लाख समझ में आना दूर है। ये लास्ट में बस ठीक है, आस-पास में कोई एडजस्टमेंट कर ली सी तो ठीक है, नहीं तो एग्ज़ैक्टली ना तो ये समझा सके कि कौन सो रेड और ना वो समझ सके कि कौन सो रेड। इससे अच्छा है कि आप कने जितना भी रेड है वो दिखा दे, वहाँ में से कोई मैच कर सी तो ठीक है। अच्छा दुकानदार करे भी आई है, वो उसके पास में जो आस-पास जितने भी रेड होते हैं वो रेड लाके दिखा देता है। भाई देख लियो हम में से वो उठा लो वो रेड, ना तो वो समझा सकती है कि कौन-सा रेड चाहिए, ना वो समझ सकता है कि कौन-सा रेड है। तो बेहतर ये होता है कि वो साड़ियाँ लाके अपनी दिखा देता है, उसमें से चूज़ कर लो कि आप कौन से रेड की बात कर रहे हैं, क्योंकि रेड 20 लाख है, 20 लाख टाइप के रेड हैं और 20 लाख भी नहीं होंगे चलो मान लो, तो कम से कम लेडीज़ के रेड भी 8-10 कलर के तो होते ही होंगे, है ना? 8-10 कलर के तो रेड होते ही होंगे, तो 8-10 में भी कन्फ्यूज़न तैयार है कि कौन-सा रेड है, कैसे पता चले? तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। इसी चीज़ को साइंस ने कैसे सॉल्व किया? साइंस ने बनाई कोडिंग। साइंस ने कलर को दिए कोड। ये जो 16 मिलियन कलर हुए ना, हर कलर का अपना एक कोड है। हर कलर का अपना एक कोड है। जितने भी कलर हैं, आपके 20 लाख कलर है रेड के, 20 लाख रेड के जो कलर हैं, हर कलर का अपना एक नंबर है। और ये 3 कलर से बन सकते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। रेड, ग्रीन, ब्लू, ये 3 कलर है। इन 3 कलर का अलग-अलग प्रोपोर्शन है। अलग-अलग प्रोपोर्शन से आप अलग-अलग कलर जनरेट कर सकते हैं। ये जो 16 मिलियन कलर बनाए गए हैं, ये इन 3 कलरों से बनाए गए हैं। कोई भी कलर, आपके देखो टीवी में कलर नहीं होते, अभी मैं कोई बोतला कौन भरेड़ी कलर की, 16 मिलियन कलर की बोतला कौन मिलेगी जो टीवी मिक्स करे। टीवी 3 कलर जनरेट करती है, रेड, ग्रीन, ब्लू। उसकी मशीन 3 कलर जनरेट करती है। 3 कलर के जो प्रोपोर्शंस है, जो अनुपात है, वो अलग-अलग जनरेट करती है। जब उसे ये वाला रेड चाहिए, तो इसका होता है कि इसका 1%, इसका मान लो 47% और बचा हुआ 52%। तो एक कलर बन जाएगा, फिर दूसरा कलर बन जाएगा। तो 16 मिलियन कलर वो 3 कलर से बनाता है। 3 कलर से 16 मिलियन, और अब आप कोई भी कलर कह दो, ये इन 3 से बन जाएगा। उसका एक कोड होगा, अगर आप कभी मतलब फ़ोटोशॉप करते हो या और करते हो, तो आप देखेंगे जितने भी कलर हैं, सबके कोड होते हैं। और आज आप घर पे कलर करवाइए, आज आप देखेंगे कि घर पे जब कलर करवाते हैं, तो जो कलर वाला होता है, वो कहता है, "भैया कोड याद रख लेना। ये कोड याद रख लेना, क्योंकि अगली बार जब आप" अब कंपनियों में भी देखो, आजकल कंपनियाँ डिस्टेम्पर के डब्बे नहीं रखती कि ये लाल कलर, ये वो आपको एक ब्राउचर देती है, एक कागज़ देती है कि भैया कलर चूज़ कर लो इसमें से, कौन-सा कलर आपको चाहिए। फिर वो 3 कलर रखती है, 3 कलर को मिक्स करती है मशीन में और आपको कलर बना के दे देती है। याद आया? कभी कलर करवाया हो आपने? अब वो बदल गया है। वो आज से 10 साल पहले आप कलर के डब्बे लेके आते थे। आज से 10 साल पहले आप कलर के डब्बे लेके आते थे, तब आपको कलर का डब्बा नहीं लाना पड़ता। अब आप जब दुकान पे जाते हैं, तो दुकान वाला आपको एक कागज़ पकड़ा देता है कि इसमें से चूज़ कर लो आपको कौन-सा कलर चाहिए। जो भी आप कलर चूज़ करते हो, वो अपने 3 कलर से उस कलर को बना देता है। क्योंकि हर कलर का कोड होता है। कोड का मतलब नंबर होता है कि इतना ये मिलाओ, इतना ये मिलाओ, इतना ये मिलाओ, बन जाएगा। फिर वो उतना-उतना मिला के वो कलर बना के उसको पकड़ा देता है कि ये ले तेरा कलर, तैयार हो गया। 3 कलर से अब दुकानदार को 3 कलर रखने हैं, बस। और उससे वो 16 1.6 करोड़ कलर बना के आपको दे सकता है, 3 कलर से। देखा कितनी कमाल की बात है। अब सोचो दुकानदार कितना खुश, कितना 3 ही कलर राखने हैं बस। वरना वरना क्या था? अगर पिंक कलर भी वो राखता तो 50 प्रकार का पिंक कलर हो जाता। 20 लाख की तो बात ही कौन करे, 50 प्रकार का पिंक हो जाता। इतना सारा कलर भी डब्बा राखना कितनी मुश्किल हो जाती बिन्हें। अब बिन्हें कोई मुश्किल कोई नहीं है, वो कागज़ पकड़ावे, कलर बताओ कौन-सा चाहिए, देख लो, सोच लो, समझ लो और मन ला दो। और फिर वो आर कहेगा भई अगर थे और कोई कलर ले आओ, तो भैया कोड लेकर आइजो। कलर से कौन ठा पड़ेगा, थे कोड ला दो, मैं बना देशूँ। थे कोड ला दो, मैं बना देशूँ। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने आज से 2 साल पहले कलर करवाया था और अब 2 साल बाद मैं जाऊँगा, तो मेरे घर पे जो भी कलर हुआ है, एग्ज़ैक्टली वही कलर मुझे कैसे मिलेगा? क्योंकि मुझे भी याद ही नहीं है कि मैंने कौन-सा कलर करवाया था। लेकिन अगर मैंने कोड लिखा हुआ है, तो मैं जाके वो कोड दूँगा, वो दोबारा वो कलर बना के दे देगा, सेम वही कलर मेरा वापस आ जाएगा। तो कितना कमाल हो गया, कितना कमाल हो गया, और क्यों हुआ? गणित की वजह से। ये कमाल क्यों हुआ? गणित की वजह से, कि गणित ने कलर्स को कोडिंग दे दी, नंबरिंग में दे दिया और उसके बाद में सब आसान। तो गणित आई समझ में? कहाँ काम नहीं आती, हर जगह काम आती है और ज़िंदगी को कितना आसान कर सकती है, इसका एक एग्ज़ाम्पल है। ये एक इस बात का एग्ज़ाम्पल है कि ज़िंदगी को कितना आसान कर दिया गणित ने। आज 3 कलर से दुकानदार भी खुश है, जो कलर करवा रहे हैं वो भी खुश हैं। आज मैं 50 साल बाद भी अपने मकान पे कलर कराऊँ, तो मुझे पता होगा कि कौन-सा कलर करवाया था और वही सेम टू सेम कलर मैं दोबारा बनवा के अपने घर पे करवा सकता हूँ। सेम टू सेम 50 साल पहले वाला।
अब आप 50 साल नहीं, आज से 1000 साल बाद भी अगर कोई वही कलर करवाना चाहता है तो करवा सकता है, बस वो कोड पास करना पड़ेगा। तो ये है ताकत। ऐसे ही हम बात करते हैं इसकी कि 3 दिशाओं का भी बड़ा महत्व है। हम 3 दिशाओं के 3 सदिश बनाएंगे। 3 दिशाओं के 3 सदिश बनाएंगे। एक 3 दिशाएं लेंगे जो परस्पर लंबवत है। एक लेंगे ये एक्स दिशा, मतलब आपकी लंबाई वाली दिशा। एक लेंगे चौड़ाई वाली दिशा और एक लेंगे ऊंचाई वाली दिशा। 3 दिशाएं लेंगे और तीनों लंबवत होंगी। इस दिशा का होगा मान, इस दिशा का कोड होगा 100। इस दिशा का कोड होगा 010 और इस दिशा का कोड होगा 001। ये रेड, ग्रीन और ब्लू की तरह है। अब इन 3 से आप कोई भी दिशा बना सकते हैं। जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू से आप कोई भी कलर बना सकते हैं, वैसे इन 3 दिशाओं से आप कोई भी कलर बना सकते हैं। कोई भी डायरेक्शन इन तीनों से बन सकती है। इन तीनों के संयोग से, इन तीनों के संयोजन से, वर्ड सही, संयोजन, इन तीनों के संयोजन से आप कोई भी दिशा बना सकते हैं। मान लो आपको ये दिशा पता करनी है, कोई तो दिशा होगी, कोई तो नंबर होंगे इसके। ये जो तीनों, ये जो नंबर है, ये नंबर इन तीनों नंबरों से बन सकते हैं। इसको मैं सरल भाषा में बोल देता हूँ आई कैप, इस नंबर को। इसको बोल देता हूँ जे, इसको बोल देता हूँ के। तो इसमें कुछ आई मिक्स होगा, कुछ जे मिलेगा और कुछ के मिलेगा। नाम दे देता हूँ, मान लिया एक्स आई। आई का एक्स घटक मिलाना पड़ेगा, वाई का जे का वाई घटक, मतलब वाई मात्रा मिलानी पड़ेगी, और के की जेड मात्रा मिलानी पड़ेगी, और मिलाते ही सदिश तैयार हो जाएगा। ये आपका सदिश तैयार, ले जाओ। देखा कमाल, देखा कितना कमाल है। इन 3 से आप कोई भी सदिश बना सकते हैं। बस आपको बताना होगा कि भैया कितना एक्स लगेगा, कितना वाई, कितना आई लगेगा, कितना जे लगेगा, कितना के लगेगा। हर नंबर का ये यूनिक होंगे, चिंता मत करो, हर नंबर के यूनिक है। अगर 16 लाख कलर भी है ना, मतलब 1.6 करोड़ कलर है, तो हर कलर के नंबर अलग हैं, हर कलर के अलग नंबर है। 16 करोड़ कलर है धरती पे, मतलब अभी तो 16 करोड़ ढूंढे गए हैं, पता हो सकता है और भी आने, कल बिलियंस ऑफ कलर आ जाए। लेकिन चिंता मत करो, हर कलर के पास अपना यूनिक नंबर है, हर कलर के पास अपना यूनिक नंबर है। मोबाइल फोन चाहे कितने भी खुल जाएं, कितनी भी नई सिम में आ जाएं, हर सिम के अपने यूनिक नंबर होंगे, हर सिम के अपने यूनिक नंबर होंगे, और कभी रिपीट नहीं होंगे। कभी भी सेम नंबर दूसरे को नहीं मिलेगा, नहीं, सेम ही बात है। तो इस तरीके से आपका अब एक नया रूप आ गया। इसमें आई जे के आपके फंडामेंटल्स वेक्टर है, फंडामेंटल वेक्टर, वो फंडामेंटल वेक्टर है जिससे आप सारे वेक्टर्स को बना सकते हैं। यूज ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ये बात समझ में आई। 100, 010, 001, ये है आपके। अगर सपोज करो कि आपको रेड ही बनाना हो तो आप क्या करेंगे? अगर RGB से आपको रेड बनाना हो तो आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे इसका 100% लगा दूंगा, इसका 0, इसका 0, तो 100, 0, 0, या 100 को मैं 1 बोल देता हूँ, 100% मतलब 1, है ना। तो रेड का होगा कोड 100। अच्छा, ब्लू का, ग्रीन का कोड क्या होगा? ग्रीन का कोड होगा 010। ब्लू का कोड क्या होगा? ब्लू का कोड होगा 001, होगा ना। तो इसका मतलब जो फंडामेंटल्स होते हैं उनके कोड 100010001 होते हैं, है ना, जो फंडामेंटल्स होते हैं। फंडामेंटल मतलब जिनसे सब कुछ बन सकता है, वो जो होते हैं उनके कोडिंग ऑब्वियसली बात है 100, 010, 001, फंडामेंटल के ये कोडिंग होंगे, और इनसे फिर आप कुछ भी बना सकते हैं, इनसे आप कुछ भी बना सकते हैं, समझे। तो ये जो कॉम्बिनेशंस है इसे वेक्टर कॉम्बिनेशंस कहते हैं। ये वेक्टर कॉम्बिनेशन आप कलर में भी देखते हैं, है ना। अब आप कहो कि वेक्टर कहाँ काम आते हैं, तो जब भी कभी कलर खरीदने जाओ तो वो जो कलर वाला कर रहा है वो वेक्टर कॉम्बिनेशन है, वो जो कर रहा है वो सदिश संयोजन है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो फाइनली बस इसी के साथ आराम देते हैं। आइडिया समझ में आ गया ना, अब तो अच्छे से समझ में आ गया कि क्यों IJK को बुलाया गया है, किस लिए बुलाया गया है। बिना IJK के काम नहीं चल सकता था, बिल्कुल चल सकता था, चलता ही था, पहले पहले चलता ही था।
पहले हम बस ये था कि पिंक के 50 डब्बे खरीदो, ग्रीन के 1000 डब्बे खरीदो, जितने कलर है डब्बे खरीदते जाओ। अब डब्बे खरीदने की जरूरत ही नहीं है, अब हमें भी टेंशन नहीं है, वरना हमारे भी दिक्कत ही होती कि पिंक ले तो आया, करवा भी लियो, 1 साल बाद भूल गया कि पिंक कौन सो। अब आपने भी टेंशन को नहीं, वरना तो पिंक करा लेता, 1 या 2 साल बाद कोई कलर कराने जाता वो भूल जाता कि पिंक कौन सो करवायो, वो तो यार पेज दिखा दे लियो, चूज कर लियो कौन सो पिंक को। पिंक ला दी कम से कम 30-40 प्रकार का, ठाकिया पड़सी कौन सो पिंक करायो, 1-1 साल को पिंक याद रहेगा को नहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, है ना। वो कोई कह रहा था कि क्लास की दिक्कत में था ना, बता दियो यार, अब बार बार सफाई मांगो। लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, लाइट की कटौती चल रहा है, सुबह लाइट कट जावे, फिर लाइट कितने बजे आवे भी कोई एडो ठेडो को नहीं, फिक्स प्रॉब्लम आ हो रही है, तो ई वजह से क्लास ने शेड्यूल कर देवा तो क्लास लीक हो जा सके। अब थान तो ई खतर समझ में को नहीं आ रहा कि आराम से बैठे हो पंखा के नीचे, कूलर के नीचे, और आराम से क्लास ले रहे हो। हमारा में दिक्कत यह है कि मैं कमरा में क्लास लेवा, एक बंद कमरा में जो पूरा तरीका से ब्लैक हुए, मैं चारों दीवार चारों तरफ से जो है वो पूरा पूरा ब्लैक, और बड़ा चिपकेड़ा हुआ है, तो भयंकर गर्म हुआ है। ई कमरा में क्लास या तो सर्दियां में ली जा सके या फुल एसी में ली जा सके, जब भयंकर एसी चलाइड हुआ है तो ही क्लास ली जा सके, पंखा के साथ क्लास को ली जा सके। नंबर 2, अगर मान लो मैं हिम्मत कर भी लिया कि चलो कोई बात को नहीं, टावरा ने पढ़ाऊंगा, जान जाओगी तो जाओगी, इस सोच के सागे भी आ जावा, तो भी पंखो इतनी तेज आवाज करे कि इसकी आवाज जो है बस स्पीकर के साथ अटैच हो जैसी, तो बा एक प्रॉब्लम। तो इस वजह से जब तक लाइट नहीं आवे तब तक क्लास कौन ली जा सके, है ना। अब थाने दोपहर में नींद आवे या जो भी आवे के कर सका, या थे रिकॉर्डिंग देख लो, थे आराम से नींद लियो, कोई टेंशन को नहीं, थे क्लास थे नींद ले उठ छो, अचानक क्लास तैयार ला दी, रिकॉर्डिंग देख लीजिए, और क्या कर सको। अगर नींद डिस्टर्ब नहीं करनी है, कोई तकलीफ है दोपहर में, तो कोई ना, आराम से नींद पूरी करो, रिकॉर्डिंग तैयार है, रिकॉर्डिंग देख लीजिए, मन तो दुख पाणो पड़सी। ठीक है, चलो।